जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड अगर एक एग्जांपल हो जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जो फार्मूला है वो कैसे हैंडल करेंगे, क्वेश्चन पर कैसे अप्लीकेबल करेंगे और एग्जैक्टली मीनिंग पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इस फार्मूले को यूज करें, किस तरीके का प्रॉब्लम के साथ इसको हम यूज करें। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 सेल। कह रहा है कि कोई सिस्टम है जिसमें 3 सेल हैं और सच दैट फर्स्ट सेल में 6 मॉलिक्यूल हैं और N2 इक्वल टू 4, N3 इक्वल टू 3। और कह रहा है कि पहले वाले सेल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 0 है, दूसरे वाले सेल की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 2 जूल पर पार्टिकल है। एक पार्टिकल की एनर्जी 2 जूल है तो 2 पार्टिकल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कह रहा है कि ये यहाँ पर पार्टिकल जो कह रहा है कि जो तीसरा वाला जो है E3 इज इक्वल टू 4 जूल पर पार्टिकल। कह रहा है कि इफ डेल N3 यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है तीसरे वाले सेल में उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो उसमें 2 पार्टिकल नेगेटिव में हो जाते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि 2 पार्टिकल तीसरे वाले सेल को छोड़कर चले गए होते हैं। मतलब ये 3 पार्टिकल था पहले, 2 चले गए तो अब उसमें एक ही बचा है। Find the del n1 and del n2 assuming n and e to be the constant। कह रहा है कि एज्यूम करो n कैपिटल N और e कांस्टेंट है। Also find the initial and the final probabilities। ये क्वेश्चन रहा। तो हमें पता क्या है कि हम ऐसा मान लें कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, तो सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो कैपिटल N है। तो कैपिटल N किसके इक्वल हो जाएगा? N1 N2 N3 के। अब N1 N2 N3 कितने हैं? 6 हैं यहाँ, N2 4 है, N3 3 है। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए सिस्टम में? 13 पार्टिकल हो गए। अब अगर मेरे पास 13 पार्टिकल हैं तो हम ये देखें कि टोटल एनर्जी कितना है या एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेल। तो एनर्जी का हम मान लेते हैं कि एनर्जी कितना है जी? एनर्जी है कैपिटल E और ये NE। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? N1 और E1 और N2 E2, इसको बेसिकली E से ही लिख रहे हैं। और यहाँ से N3 और कितना हो जाएगा? E3। अब बेटे N1 की वैल्यू कितनी है जी? 6। और इसमें एनर्जी E1 की वैल्यू कितनी है? 0। N2 की वैल्यू कितनी है? 4। इससे एसोसिएटेड पर पार्टिकल एनर्जी कितनी है? 2। और N3 की वैल्यू कितनी है? N3 की वैल्यू 3। और N3 से एसोसिएटेड जो सेल की एनर्जी है पर मॉलिक्यूल वो कितना है? 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 के 12 और 4 दूना 8 यानी कि 20 जूल हो जाएगा। तो 20 जूल एनर्जी ये आपको मिल गई। ठीक है, तो N1 और N2 की ये एनर्जी आपको मिल गई। लेकिन कह रहा है कि आप यहां से देखो, यहां से, हाँ ये भी कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ये कह रहा है फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ का जो प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करना होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है जी? थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है कि कैपिटल N फैक्टोरियल और अपान स्मॉल n1 N2 फैक्टोरियल N3 फैक्टोरियल, जितने भी नंबर ऑफ सेल होते हैं उन सब के फैक्टोरियल को ले लो। इस तरीके से थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आ जाता है। तो ये हमारा जो n है वो क्या है? 13 है फैक्टोरियल के साथ। और यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी है जी? 6 है। और N2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। और N3 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटे तो 13 और फिर 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 और फैक्टोरियल के साथ 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4 को 4 3 और इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करेंगे 1 2 इंटू 3। बेटे फैक्टोरियल 6 से तो फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा और 4 3 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। और अगर हम देखें तो 3 दूना 6 और
3 दूना 6, या मैं ऐसे कहूँ कि ये यहाँ से कैंसिल करते हैं, तो 3 का 9 से कैंसिल हुआ 3 हो गया, 2 का 8 से कैंसिल हुआ 4 हो गया, इस 2 का यहाँ से कैंसिल हुआ तो ये 5 हो गया। तो कुल मिला के ये सॉल्व हो गया इतना। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 13 बच रहा है, 11 बच रहा है, फिर 5 बच रहा है, 3 और 4 और 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा ये, अच्छा इसका आंसर मुझे सॉल्व करना होगा या आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन कह रहा है कि ये हमारा इनिशियल प्रोबेबिलिटी आ गई, इनिशियल प्रोबेबिलिटी आ गई, ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी है, ये कैलकुलेट हो गया, फाइंड द इनिशियल प्रोबेबिलिटी हो गया कैलकुलेट। कह रहा है द फाइनल प्रोबेबिलिटी, फाइनल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फाइनल प्रोबेबिलिटी होगा कब, कह रहा है कि तब फाइनल प्रोबेबिलिटी होगा जब यहां से तीसरे वाले सेल से 2 पार्टिकल चला गया है, डेल एन आई, मतलब यहां पर जो है ना वो लिखा हुआ है डेल एन 3 इज इक्वल टू -2, इट मीन्स दैट 2 पार्टिकल्स आर मूव अवे फ्रॉम द सेल नंबर 3, सेल नंबर 3 से 2 पार्टिकल चले गए हैं। अब सेल नंबर 3 से 2 पार्टिकल चले गए हैं, कांस्टेंट आपको मालूम ही है, तो कांस्टेंट क्या मालूम है आपको, हाँ कांस्टेंट क्या मालूम है आपको, ये देख लेते हैं। कांस्टेंट ये आपको मालूम है कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं n1 n2 n3 ये सब कांस्टेंट होते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट यही था, कांस्टेंट मैंने बताया है, इससे पहले थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी से पहले वाले लेक्चर में हमने वही डिस्कस किया है। तो ये कितने हैं, ये आपको कह रहा है कि ये 13 है। अगर ये 13 है तो इनका डिफ्रेंसिएशन कर लो, और ये फर्स्ट कांस्टेंट कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं पूरे सिस्टम में वो कांस्टेंट होते हैं, भले एक सेल से दूसरे सेल के पास कुछ पार्टिकल आए, दूसरे से तीसरे के पास कुछ पार्टिकल चला जाए, तीसरे से पांचवें के पास कुछ पार्टिकल आए, या पांचवें से 10वें के पास कुछ चला जाए, जितने भी एक्सचेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल होते हैं एक सेल से दूसरे सेल पर, वो भले ही अंदर हो रहे होते हैं लेकिन पूरे सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये फर्स्ट कांस्टेंट था ये। तो अगर मैं कहूँ कि इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो डिफ्रेंसिएशन करें तो डेल n1 हो जाएगा, डेल n2 हो जाएगा और प्लस डेल n3 हो जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होता है, 0 हो जाता है। और कह रहा है कि डेल n3, कह रहा है 2 पार्टिकल चले गए हैं तो डेल n1 प्लस डेल n2, और 2 पार्टिकल चले गए तो कुछ इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बनेगा, तो डेल n1 प्लस डेल n2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। कह रहा है अब दो पार्टिकल के एक्सचेंज होने के बाद अब आपका दायित्व तो होता है कि सेकंड कांस्टेंट लगाइए और उस सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। अब एनर्जी अगर हम इसके एनालॉगस कैलकुलेट किए तो हमें पता है कि n1 E1 और n2 E2 और n3 E3 और इक्वल टू, अब हमारे पास जो होती है वो टोटल एनर्जी होती है। n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू पता नहीं है, E1 की वैल्यू हमें पता है कि पर मॉलिक्यूल एनर्जी कितनी है जी, पर मॉलिक्यूल एनर्जी इसकी 0 है। और अच्छा हाँ एक चीज़ और, कि हम इस एक्सप्रेशन को लिखने से अच्छा है कि इस वाले एक्सप्रेशन को लिख लें, ये वाला एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर देखें, ये वाला एक्सप्रेशन, तो इसको लेकिन ऐसे ना लिखकर हम कुछ इस तरीके से लिखें, डेल n1 यानी कि डिफ्रेंसिएशन करके, या E1 आगे लिख लें, E1 आगे लिख लें, और प्लस E2 और डेल n2 और प्लस ये कितना हो जाएगा E3 और डेल n3, और इस E की वैल्यू इस पूरे सिस्टम के लिए 20 जूल था, और 20 जूल का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे बेटे, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इतनी बात शायद आपको समझ में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए कि n1 डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो पर मॉलिक्यूल की एनर्जी तो फिक्स रहेगी, एनर्जी कांस्टेंट है, तो n1 मॉलिक्यूल का एक्सचेंजमेंट हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो डेल n1 यहाँ से E2 यहाँ से रहेगा डेल n2, और पूरे सिस्टम की एनर्जी 20 जूल थी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। अब बेटे यहाँ पर E1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो E1 की वैल्यू 0 है और प्लस इंटू डेल n1 हो गया, और E2 की वैल्यू कितनी है 2 जूल और डेल n2 हो जाएगा, और प्लस E3 की वैल्यू 4 है, और डेल n3 की जो वैल्यू है वो -2 है, वो मैंने -2 रख दिया, और ये वैल्यू 0, 2 डेल n2 -8 इज इक्वल टू 0,
और N2 इज इक्वल टू 8/2 और डेल N2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 पार्टिकल आ गया। तो डेल N2 की वैल्यू 4 आ गई, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख देंगे तो डेल N1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, डेल N1 और +4 और प्लस इक्वल टू 2 और डेल N1 इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये वैल्यू मिल गई आपको, डेल N1 की वैल्यू मिल गई, डेल N2 की वैल्यू मिल गई। अब सारा वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। डेल N1 की वैल्यू आपको मिला है कितना, -2, डेल N2 की वैल्यू मिला है 4 और डेल N3 की वैल्यू आपको मिल गया है -2। ये वैल्यू ये दिख रहा है, ये डेल N1 इक्वल टू -2 है। मैं इस वैल्यू को यहाँ पर लिख चुका हूँ यहाँ पर। तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है इस वाले क्वेश्चन में रखकर देख लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम रखेंगे तो यहाँ से पूरा एनर्जी का फार्मूला सॉल्व होकर आ जाएगा। या फिर अगर आप एनर्जी नहीं भी देखना चाह रहे हैं, इसने जो पूछा है वही कैलकुलेट कर लेते हैं। वो फार्मूला क्या है, वो क्या पूछा है, कह रहे फाइनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। फाइनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में हमें एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। फाइनल प्रोबेबिलिटी बेटा हम ये मानकर चल रहे हैं कि फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे बस। फैक्टोरियल n अपान, देखो डेल जहां n1 था डेल n1 फैक्टोरियल कर दे रहे हैं, ठीक है बेटे, और डेल n2 फैक्टोरियल कर दे रहे हैं, डेल n3 और फैक्टोरियल कर दे रहे हैं। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 13 है तो 13 कर दिया। डेल n1 की वैल्यू देखो -2 है। अच्छा एक बात और बता दे बेटे, यहाँ पर ये बहुत जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल के अंदर ये जो वैल्यू है माइनस का, -n1 -n2 और ये इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हाँ तो चर्चा ये करनी थी कि जो ये डेल n1 है, डेल n2 है, डेल n3, ऐसा फार्मूला नहीं होता है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। तो ये डेल नहीं होता है, ये n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 ही होता है। लेकिन अब ये n1 ना होकर n डैश हो गया है, n2 डैश हो गया है और n3 डैश हो गया है। अब ये डैश क्या है कि उस सिस्टम में, जैसे देखो ये पहले सिस्टम था, इस सिस्टम में 3 ऐसे थे, मान लो ये n1 है, ये n2 था, ये n3 था। इसमें कितने पार्टिकल थे, इसमें 6 थे, इसमें 4 थे और इसमें 3 थे। कह रहा है कि n3 बाद में हुआ क्या कि इस सिस्टम में से यहाँ पर जो n3 था, n3 इसमें से पार्टिकल चला गया है, कुछ चला गया है। कितना पार्टिकल गया है, वो चला गया है 2 पार्टिकल। अब ये 2 पार्टिकल चला गया, 2 पार्टिकल जब यहाँ से चला गया तो ये 2 पार्टिकल इसमें गया होगा कि इसमें गया होगा, ये पता करने के बाद इसमें जितने भी हमारे सेल हैं उस सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो n1 डैश, n2 डैश और n3 डैश मान लेते हैं। भाई 2 पार्टिकल इसमें से गया तो ये पता नहीं इसमें गया होगा, किसमें गया होगा, पता नहीं किसमें ऐड हुआ होगा। तो जब ऐड हो गया होगा तो फाइनली मानकर चलते हैं कि इनके सेल के जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो n1 डैश, n2 डैश और n3 डैश हो गए होंगे। तो हमें अब यही n1 डैश, n2 डैश, n3 डैश मिल जाए तो फाइनल प्रोबेबिलिटी भी मिल जाए। तो अगर मैं कहूं कि n1 डैश इज इक्वल टू होता है n1 प्लस डेल n1। अब n1 की वैल्यू हमारे पास पहले 6 थी और डेल n1 की वैल्यू कितनी आ गई है, -2 आ गई है। तो अब कितना हो जाएगा जी, ये 4 हो जाएगा। अगर मैं कहूं n2 डैश है मेरे पास तो n2 कितना हो जाएगा, n2 प्लस डेल n2। तो n2 मेरे पास कितना था, n2 4 था और प्लस n2 डेल n2 कितना है, 4 है, तो दूसरे वाले में 8 हो गया। और अगर मैं कहूँ n3 डैश तो n3 प्लस डेल n3, तो n3 मेरे पास पहले कितना था, 3 था और डेल n3 कितना है, -2 है, तो ये कितना हो गया, 1। कहने का मतलब यह है कि जब इस डेल n3 में से यानी तीसरे वाले सेल में से 2 पार्टिकल चला जाएगा तो वो पार्टिकल चले जाने के बाद जो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो कह रहा है कि फिर उसमें ये n1 की वैल्यू 4 हो जाएगी,
N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और N3 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। और अब भी देख लीजिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल सेल के अंदर एक्सचेंज होने के बाद अब भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 8 4 12 13 ही है, जबकि यहाँ पर 6 4 10 3 13 नंबर ऑफ पार्टिकल अभी भी सिस्टम का सेम है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर सेल अभी एक्सचेंज हो गया है। 2 यहाँ से चला गया है, जब 2 यहाँ से गया है तो यहाँ 6 था तो 4 हो गया, यहाँ से भी 2 चला गया है और यहाँ पर 8 हो गया है, जबकि पहले 4 था। तो अब हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि बताइए कि क्या होगी इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अब भी मेरे पास फैक्टोरियल 13 होगा, और यहाँ से n1 डैश का मतलब हो गया अब फैक्टोरियल 4 का, और फैक्टोरियल यहाँ पर फैक्टोरियल ऐसे लगा देते हैं, और फैक्टोरियल n2 का मतलब 8 और फैक्टोरियल n1 का n3 का मतलब 1। और अब ये सॉल्व करेंगे तो ये आपको फाइनल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी देगा, जिसको ओम डैश से लिख रहे हैं और इस वाले को ओम से लिख रहे हैं, इस वाले को ओम से लिख रहे हैं। तो फाइनली आपको पता चल गया कि कैसे आप किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम पर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाकर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द ओवरऑल द सॉल्यूशन, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इजी सॉल्व करने के बाद आपको फार्मूला दे देगा कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इस सिस्टम का क्या होगा जब तीसरे वाले सेल से 2 पार्टिकल चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।